गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड सेम का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर, द एरा ऑफ कोल्ड वार। ठीक है, तो इस लेसन में जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि हम इसमें ज़्यादातर क्या पढ़ने वाले हैं कि शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध यानी कि जो किस ऐसा कौन सा जो है समय रहा जिसके अंदर जो है शीत युद्ध सबसे ज़्यादा चलता रहा। बेसिकली शीत युद्ध का क्या अर्थ होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं और शीत युद्ध के क्या कौन कौन से ऐसे कारण थे जिनकी वजह से शीत युद्ध हुआ, इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो है इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है सेकंड वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार तो जैसे 1914 टू 1914 से 1919 के बीच में चला। उसके बाद जो है प्रयास किया गया कि विश्व में कभी भी सेकंड टाइम इतना भयंकर वॉर ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी 1939 में दोबारा से वॉर हो जाता है जिसको अब हम सेकंड वर्ल्ड वार के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1939 टू 1945 तक जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ख़त्म कैसे किया गया? अमेरिका के द्वारा जो है जापान के ऊपर 2 बम गिराए गए, लिटिल बॉय और फैट मैन। ठीक है, तो उन बॉम्ब्स के गिराने के बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत तेज़ी से चला हुआ था ये एकदम से बंद हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जो है एक तरीके से विश्व में ये मैसेज गया कि अमेरिका ने क्या कर लिया है, अमेरिका ने जो है परमाणु बम का निर्माण कर लिया है और अब जो है उसने इसका एक सफल परीक्षण भी करके दिखा दिया है पूरे विश्व को। तो कहीं ना कहीं जो है विश्व में पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये मैसेज गया कि अमेरिका जो है वो विश्व में सबसे पावरफुल कंट्री एट द टाइम जो है वो उभरने की कोशिश कर रहा है सबसे पावरफुल कंट्री के रूप में। ठीक है बेटा, तो अब जो है यहाँ पर जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फिर जैसे ही जो है ये बॉम्ब्स गिराए जाते हैं उसके बाद तुरंत सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद एक नए तरीके का वॉर चालू होता है जिसको हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। कोल्ड वॉर जो है यानी कि शीत युद्ध जो है वो एक क्या, इसका क्या मीनिंग है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर, के शीत युद्ध का मीनिंग क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, देखो जो अब यहाँ से बेसिकली हमारा लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है तो जिसमें जो है बताया गया है कि शीत युद्ध जो है, शीत युद्ध का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था शीत युद्ध शब्द का। तो शीत युद्ध शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था बर्नार्ड बारूच ने। ठीक है, और उसने क्या किया था, उसने जो है 16 अप्रैल 1947 को दक्षिण कैरोलिना की व्यवस्थापिका में भाषण देते समय बारूच ने ये कहा था कि हमें धोखा नहीं खाना चाहिए, आज हम एक शीत युद्ध के मध्य हैं। परंतु अगर हम बात करें बेटे कि किसने जो है शीत युद्ध शब्द को सबसे ज्यादा फेमस बनाया तो वो थे वॉल्टर लिपमैन। तो ये 2 इंसान अलग अलग हैं। ठीक है, बर्नार्ड बारूच अलग हैं और वाल्टर लिपमैन अलग हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले शीत युद्ध नाम किसने दिया तो आप बर्नार्ड बारूच बताएंगे, लेकिन अगर फेमस करने की बात आए, लोकप्रिय करने की बात आए तो आप वाल्टर लिपमैन का नाम लिखेंगे। वाल्टर लिपमैन ने जो है एक अपनी बहुत ही फेमस बुक लिखी थी 1947 में जिसका टाइटल था कोल्ड वार। ठीक है, उस जो बुक थी उसका मेन कंटेंट क्या था बेटा, उसके अंदर मेन जो सब्जेक्ट मटेरियल क्या था उसमें बुक में, कि किस तरीके से जो है पूरे विश्व में 2 शक्तियां जो है उभर करके सामने आ रही हैं, एक पश्चिमी शक्ति और दूसरी पूर्वी शक्ति। जो पश्चिमी शक्ति है उसका नाम है ये सोवियत संघ और जो पूर्वी शक्ति है उसका नाम जो पश्चिमी शक्ति है वो है अमेरिका और जो पूर्वी शक्ति है उसका नाम है सोवियत संघ। ठीक है, तो ये चीजें जो है बताने की इस बुक में पूरी तरह से कोशिश की गई है और इस बुक में बताया गया है कि ये जो अब धीरे धीरे जो है विश्व जिस ओर बढ़ रहा है वो एक तरीके से सशस्त्र शांति का युग कहलाएगा, यानी कि जिसमें जो है शस्त्रों की भरमार रहेगी लेकिन शांति की उसमें पुकार रहेगी। सभी जो है शस्त्रों का प्रयोग शांति स्थापित करने के लिए ही करेंगे। ठीक है, इस युद्ध को जो है शीत युद्ध को यानी स्नायु युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। स्नायु मतलब नर्व्स, यानी कि जो दिमागों में लड़ा जाता है, जिसमें जो है जो मनों में लड़ा जाता है। बेसिकली इसमें अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं होता बेटा, इसमें माइंड गेम खेला जाता है एक तरीके से। इसमें दिमाग के अंदर जो है प्लान्स बनाए जाते हैं कि किस तरीके से जो है दूसरे जो विश्व में जैसे 2 ब्लॉक हो गए थे, एक तो जो है सोवियत संघ का ब्लॉक और दूसरा अमेरिका का ब्लॉक, तो दोनों ही ब्लॉक्स जो हैं एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते रहते थे। वो चाहे उसके लिए वो कुछ भी जो है तरीका अपनाते थे, उसमें वो चाहे वाक युद्ध कहें उसको या फिर कागज के
पर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, रेडियो प्रचार माध्यमों से, किसी भी तरीके से, मतलब वो एक तरीके से क्या कर रहे थे, अपनी विचारधारा का प्रसार कर रहे थे और दूसरे की विचारधारा को खराब बताने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ही कंट्रीज, अगर हम सोवियत संघ की बात करें बेटा, तो सोवियत संघ जो है उस समय जो है साम्यवादी अर्थव्यवस्था का सोवियत संघ के अंदर बोलबाला था, तो दूसरी तरफ जो है अमेरिका के अंदर हम बात करें तो वहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का बोलबाला था। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों ही कंट्रीज अपना अपना बहुत ही तीव्र गति से अपना जो है प्रचार प्रसार करने के लिए लगे हुए थे, और यही कंपटीशन था एक तरीके से जिसके अंदर जो है शीत युद्ध की स्थिति पैदा हो रही थी। इसके अंदर बेटा बेसिकली यही वो समय था जिसके अंदर जो है धीरे धीरे शीत युद्ध की जो है स्थिति पैदा हो रही थी। ये एक तरीके से वैचारिक संघर्ष था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिल रहा था। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप डेफिनेशन में जो है सबसे अच्छी तो डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें तो वैसे तो देखो सारी डेफिनेशन अपने अलग अलग जो है सभी ठीक है, अगर पूरी कंप्लीट तीनों डेफिनेशंस को मिलाएंगे तभी जो है एक कंप्लीट आंसर हम जो है इसका शीत युद्ध का अर्थ जो है हमको प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ग्रीव्स की देखें तो ग्रीव्स की जो है डेफिनेशन वो सबसे ज्यादा जो है सुटेबल है, सबसे ज्यादा जो है इसके अंदर जो है शीत युद्ध को एक्सप्लेन करने के तरीके से इसको दिया गया है। ठीक है, फिर इसके जो मीनिंग है उसको याद करने के लिए आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, इसमें एक खास बात जो दी गई है मैं बता देती हूँ आपको कि पंडित नेहरू जी के शब्दों में शीत युद्ध का वातावरण क्या कहलाया था, निलंबित मृत्युदंड के वातावरण। यानी कि उन्होंने ये कहा था कि शीत युद्ध क्या है, एक तरीके से इस तरीके का एनवायरमेंट है जिसमें जो है जो सम काइंड ऑफ सस्पेंडेड डेथ सेंटेंस, ये एक इस तरीके का वातावरण है जिसमें इतना ज्यादा तनाव है कि मनुष्य जो है उसको ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा जो है कभी भी मृत्यु हो सकती है। उसको जो है सस्पेंशन पे डाला गया है, उसको जो है निलंबित किया गया है, लेकिन मृत्यु निश्चित है। एक इस तरीके का एनवायरनमेंट हमको शीत युद्ध प्रदान कर रहा है। तो ये कई बार जो है पर्टिकुलर वर्ड्स आ जाते हैं कि निलंबित मृत्यु दंड के वातावरण जो है किसके लिए प्रयोग किया गया और किसके द्वारा, तो निलंबित मृत्यु दंड के वातावरण यानी कि सम काइंड ऑफ सस्पेंडेड डेथ सेंटेंस, ये नेहरू जी के द्वारा शीत युद्ध के लिए प्रयोग किया गया था। इसके बाद इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि शीत युद्ध के क्या लक्षण हैं या इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारे वन बाय वन देखेंगे हम। सबसे पहले देखो फर्स्ट नंबर पे जो है कि शीत युद्ध दोनों महाशक्तियों के मध्य तनावपूर्ण संबंधों की स्थिति को व्यक्त करता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि दोनों महाशक्तियां कौन सी हैं, अमेरिका और सोवियत संघ। तो उनके बीच जो है लगातार वैचारिक मतभेद के कारण जो है समाज जो पूरे विश्व में जो है एक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। सेकंड जो है शीत युद्ध एक राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक युद्ध की स्थिति थी। यह दिमागों का युद्ध और तथा स्नायु युद्ध का रूप था। यानी कि इसको हमने क्या माना है, इसको हमने जो है एक तरीके से ये माना है कि ये दिमागों में लड़ने जाने वाला युद्ध था। इसमें प्लान्स बहुत ज्यादा चलते थे, माइंड गेम बहुत ज्यादा इसके अंदर रहता है। तीसरा है कि इसमें जो है लगातार युद्ध जैसा तनाव और विरोध तो विद्यमान रहता ही है, परंतु युद्ध से दूर रहने का भी हर संभव प्रयास किया जाता है। बेसिकली जो है कोल्ड वॉर में ये एक विरोधी जो है स्वभाव या फिर इसका नेचर देखा जाता है कि ये शीत युद्ध जो है वो है ही इस तरीके का युद्ध जिसमें जो है शांति स्थापित करने का हर संभव प्रयास किया जाता है, लेकिन जो है इस शांति स्थापित करने के लिए जो है एक बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति से जो है सभी राष्ट्रों को गुजरना पड़ रहा है। ठीक है, शीत युद्ध एक तरीके से एक ऐसी स्थिति है जिसमें दोनों महाशक्तियां व्यापक प्रचार करती हैं, यानी कि खूब सारा प्रचार करती हैं दोनों महाशक्तियां, चाहे वो यूएसएसआर है और चाहे वो यूएसए है। ठीक है, और गुप्तचरी करती हैं, यानी कि एक दूसरे के जो है इंटरनल मैटर्स में क्या कुछ जो है कंट्री दूसरी कंट्री क्या कर रही है, इन सब चीजों के बारे में पूरा ध्यान रखते हैं। ठीक है, अपने स्पाइस भेजते हैं, अपने जो है जासूस भेजते हैं और इस चीज की तरफ पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। इसके बाद जैसे सैनिक हस्तक्षेप रखते हैं, ठीक है, सैनिक संधियां, प्रादेशिक संगठनों की स्थापना के इस तरीके से, ताकि जो है ये अपने अपने जो अपना इनका जो संगठन है, अपना जो ब्लॉक है, चाहे वो यूएसएसआर का है चाहे वो यूएसए का है, तो वो दोनों ही कोशिश करते हैं कि वो अपने ग्रुप को ज्यादा पावरफुल, अपने ब्लॉक को ज्यादा पावरफुल बना सके। शीत युद्ध एक तरह से गर्म युद्ध से भी अधिक खतरनाक था। गर्म युद्ध यानी कि जो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो शस्त्रों से लड़े जाने वाला युद्ध। ठीक है, ये शस्त्रों से लड़े जाने वाला जो युद्ध था उससे भी खतरनाक इसको बताया गया है, क्योंकि इसमें दोनों ही जो ब्लॉक्स हैं उनके बीच में
लगातार जो है एक ऐसी सिचुएशन बनी रहती है जिसमें उन्हें भय रहता है, अनिश्चितता रहती है और लगातार असुरक्षा उनकी जो है बनी रहती है। उनको हमेशा एक खतरा रहता है कभी युद्ध स्टार्ट ना हो जाए। ठीक है, शीत युद्ध एक तरह का वाक युद्ध था जिसमें न युद्ध न शांति बल्कि एक उष्ण शांति की स्थिति। उष्ण शांति मतलब ये भी एक तरीके के वही बता रहे हैं। उष्ण मतलब जो इस तरीके का है जिसमें ऐसी शांति है जो कभी भी जो है युद्ध में परिवर्तित हो सकती है या फिर जो है कभी भी जो है लड़ाई में बदल सकती है। शीत युद्ध जो है सोवियत ब्लॉक तथा अमेरिकी ब्लॉक के बीच विश्व में वर्चस्व स्थापित करने का एक संघर्ष था। इसको आप बेशक अंडरलाइन कर लीजिए। वर्चस्व स्थापित करने का मीनिंग क्या होता है कि ये दोनों ही कंट्रीज एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए अपनी स्थिति जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। वर्चस्व मतलब होता है अपनी हेजेमनी, अपना जो है बोलबाला स्थापित करना, कि दोनों ही ब्लॉक्स जो हैं वो अपना बोलबाला स्थापित करने के लिए पूरा कोशिश कर रहे थे। और इन्होंने जो है बहुत सारी सैनिक सुरक्षा और जो है वित्तीय सहायता ऐसे देशों को प्रदान की जो नए नए आज़ाद हो रहे थे, और पूरी कोशिश की बेटा कि जो भी कंट्री आज़ाद हो रहा है या फिर कोई भी जो और कंट्री है वो इनकी का जो ग्रुप है, इनका जो खेमा है, इनका जो ब्लॉक है उसमें शामिल हो। एक तरीके से अगर आप इसे समझें तो ये एक तरीके से अमेरिका के पूंजीवादी और सोवियत संघ के साम्यवादी जो इनका व्यवस्था है उसके बीच ये एक संघर्ष था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये इसकी विशेषताएं होंगी जो आपको लर्न करनी है। उसके बाद दो महाशक्तियों का अभ्युदय होता है, आप इसको रीडिंग कर लेंगे, बहुत ही इजी है। मैं आपको ये डायग्राम समझा देती हूँ। इस डायग्राम के अंदर क्या बताया गया है बेटे कि दो महाशक्तियों का अभ्युदय होता है, यानी कि इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। तो टू पावर ब्लॉक्स यानी कि द्विध्रुवीय व्यवस्था। देखो ये अगर हम इसको मान लें, यहाँ पर जो है ये एक बनाया गया है, इनके द्वारा एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें दो ब्लॉक्स दिखाए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। तो सोवियत संघ वाला ब्लॉक है उसको हम पूर्वी ब्लॉक कहेंगे और जो संयुक्त राज्य अमेरिका वाला है उसे हम पश्चिमी ब्लॉक कहेंगे। बेटा हम इसको पूर्वी ब्लॉक और पश्चिमी ब्लॉक किस आधार पर कह रहे हैं? अगर हम जो है वर्ल्ड के मैप पर देखें तो इनकी जो कंडीशन है, इनकी जो सिचुएशन है, जहाँ पर ये जो है ये लोकेट हैं वहाँ पर जो है ये पूर्व में और ये वाला पश्चिम में है, तो इसलिए जो है ये पूर्वी ब्लॉक है, ये पश्चिमी ब्लॉक है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के बीच में लगातार क्या चलता है? शीत युद्ध चल रहा है 1945 के बाद। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसने देखो नाटो, सीटो आदि सुरक्षा संधि, इन्होंने जो है बेसिकली जो है नाटो एक सैनिक संगठन है, सीटो और ये और भी बहुत सारी सुरक्षा संधियां इन्होंने की हैं। तो जो अमेरिकी ब्लॉक है, ये अमेरिकी ब्लॉक के तरफ जो हैं वो जो अमेरिकी ब्लॉक के आसपास हैं वो सब अमेरिकी ब्लॉक में शामिल, ये छोटे छोटे डॉट्स जो हैं वो एक तरीके से कंट्रीज हैं। ठीक है, दूसरी तरफ जो है सोवियत संघ ने भी एक संधि समझौता किया, एक जो है सैनिक संगठन बनाया जिसको हम वार्सा समझौता या वार्सा पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो नाटो जो है उसका फुल फॉर्म आ जाता है कई बार एग्जाम्स में। ठीक है, सामने इसके जस्ट सामने देखो बेटा यहाँ पर जो है दे रखा है, तो आपको ये सब याद करने हैं। नाटो का जो है 1949 में नाटो बना है, उसमें जब भी वर्तमान समय में 29 सदस्य हैं। ठीक है, नाटो की फुल फॉर्म जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो आपको याद करनी है, आपकी बुक में लिखा है सब कुछ। ठीक है, इसके बाद जो है वार्सा पैक्ट जो मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है वार्सा पैक्ट, ठीक है, 1955 में बनाया गया था, जो कि सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया था। ये तो इतने सारा ये हो गया इतना डायग्राम। इसके बाद आप ऊपर भी देख रहे हैं थोड़ा सा डायग्राम, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ दिखाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ बेसिकली ये क्या है? ये एक तरीके की बेसिकली जो है इंटरनेशनल संस्था है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा स्थापित करने का काम करती है। ठीक है, और ये अन्य देश हैं जो कम शक्तिशाली देश हैं जो इधर हैं, ये अन्य देश जो हैं वो किसी भी ब्लॉक में शामिल नहीं है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में भी और सोवियत संघ में से किसी भी ब्लॉक में शामिल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति को कमजोर स्थिति क्यों बताया गया है बेटा? क्योंकि ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसमें ज्यादा से ज्यादा होल्ड किस कंट्री का है? अमेरिका का है। ठीक है, क्योंकि इसको बनाने में, इसको स्टार्ट करने में अमेरिका का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है, तो अमेरिका का इस पे ज्यादा होल्ड है। तो ये संस्था के जो निर्णय है ज्यादातर जो है अमेरिका के द्वारा प्रभावित रहते हैं, तो इसलिए अमेरिका की स्थिति आप यहाँ पर कमजोर दिखाई गई है। ठीक है, तो इसका डायग्राम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। द्विध्रुवीयता का मतलब क्या है कि विश्व में केवल दो ही ध्रुव हैं, एक अमेरिकी ध्रुव,
एक सोवियत संघ। ठीक है, दो ही जो हैं इस प्रकार के दो ही ठिकाने हैं एक तरीके से विश्व में अन्य देशों के पास, जहां पर वो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी जो है अपनी रक्षा से संबंधित कोई बात ले जा सकते थे। उस समय जो है ये सिचुएशन थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसको द्विध्रुवीय, द्वि का मतलब दो राष्ट्र, कौन कौन से, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, उसके बाद अब जो है शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध के जो बेसिक कॉजेज हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा पूर्व के विरुद्ध पश्चिम की शिकायतें और पश्चिम के विरुद्ध पूर्व की शिकायतें जो हैं ये हैं। तो बेसिक जो कॉजेज हैं वो आपको लर्न करने हैं अच्छे तरीके से। मैं आपको पहले बेसिक कॉजेज करवा देती हूँ कि बेसिक कॉजेज कौन से हैं, जो मूलभूत कारण जो हैं वो कौन से हैं कोल्ड वॉर के। ठीक है, सबसे पहला कारण विरोधी विचारधाराओं का टकराव। तो विरोधी विचारधारा कौन कौन सी है बेटा, एक अमेरिकी ब्लॉक है जो कि पूंजीपति अर्थव्यवस्था को मानता है, और दूसरा जो है साम्यवाद, जो सोवियत संघ है जो कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था को मानता है। अगर हम जो है पश्चिमी विचारधारा के अनुसार जो है साम्यवाद के सिद्धांत तथा व्यवहार में इसके जन्म से ही क्या है, शीत युद्ध के बीज निहित थे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर जो है विश्व पटल पर बेटा द्विध्रुवीय व्यवस्था के रूप में अमेरिका और सोवियत संघ, दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं जो है विश्व के सामने उभर के आई और जिनके बीच में आपस में कोई तालमेल नहीं था। अगर हम सोवियत संघ जहां जो है पश्चिमी राज्यों में पूंजीवादी और प्रजातांत्रिक ढांचे को नष्ट करके समूचे विश्व में साम्यवादी विचारधारा का प्रचार करना चाहता था, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अमेरिका जो है पूरे विश्व में जो है विश्वव्यापी क्रांति ला करके, और वो क्या चाहता था कि पूरे विश्व के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित की जा सके। इतने ज्यादा जो है साम्यवादी विचारधारा के इतने ज्यादा विरोध में थे कि रूस में जो है 1917 में बोल्शेविक क्रांति आई थी, आपने 10th में पढ़ी है। ठीक है, 1917 में बोल्शेविक क्रांति आई थी। तो उसके बाद सोवियत संघ के अंदर जब साम्यवाद की स्थापना कर दी गई थी तो ब्रिटेन ने उसे 1924 में और अमेरिका ने उसको 1933 में जाकर के मान्यता प्रदान की थी। तो सबसे पहला तो पॉइंट ये होगा कि विरोधी विचारधारा का जो टकराव है उसके कारण शीत युद्ध उत्पन्न हुआ। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि यूरोप में उत्पन्न शक्ति शून्यता की स्थिति में भी नेतृत्व संघर्ष के ऐसा हो गया कि स्ट्रगल फॉर लीडरशिप इन द सिचुएशन ऑफ पावर चॉइस इन यूरोप। तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बता रहे हैं बेटा कि किस तरीके से जो है कि विश्व जो है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है। ठीक है, देखो अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले की सिचुएशन की बात करें या उससे थोड़े बाद की बात करें तो पूरे विश्व पर जो है यूरोपीय शक्तियों का बोलबाला था। ठीक है, यूरोपीय शक्तियों ने जो है पूरे विश्व पर अपना अधिकार जमा रखा था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है जो यूरोपीय शक्तियां थी जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब क्या हो गई थी, एक तरीके से प्रभावहीन हो गई थी। ये जो है युद्ध के चक्रव्यूह में फंस करके बुरी तरह से आर्थिक रूप से ये कमज़ोर हो चुकी थी, और ये बिल्कुल जो है यहाँ पर एक तरीके से बिल्कुल ये कह सकते हैं हम कि इसकी इंटरनेशनल लेवल पे इनकी छवि बिल्कुल जो है बिल्कुल निम्न स्तरीय हो गई थी। तो ठीक है, तो ऐसी स्थिति में विशेषतः ब्रिटेन और फ्रांस की औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थिति को बहुत बड़ा धक्का लगा था कि जब ये पता लगा कि भाई किस तरीके से जो है ये अगर जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है जिसको भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो इससे जो है धीरे धीरे उस समय जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर अमेरिका ने जो है विशेष रूप से अमेरिका वो उभर करके आया और दूसरी तरफ से सोवियत संघ उभर करके आया। ठीक है, ये दो कंट्रीज जो है जब विश्व में ये सोचा जा रहा था कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, कौन जो है सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से सक्षम है, कौन सी ऐसी कंट्री है जो अन्य छोटे राष्ट्रों की मदद कर सकती है, तो उस समय जो है वर्ल्ड लेवल पर जो है अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियां उभर के आई और इस तरीके से जो है विश्व राजनीति में गुटबंदी का एक नया दौर स्टार्ट हुआ, जिसमें गुट किस किस का था, अमेरिका का और सोवियत संघ का। अमेरिका पूंजीपति गुट था तो दूसरी तरफ सोवियत संघ साम्यवादी गुट था। ठीक है, दोनों महाशक्तियों के हितों में टकराव, दोनों महाशक्तियों के हितों में बहुत ज्यादा टकराव था। दोनों ही महाशक्तियां जो है अपने आप को जो है ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी, अपने गुट को ज्यादा शक्तिशाली और बड़ा बनाने के लिए प्रयास कर रही थी। साम्यवादी विचारधारा जो है वो एक तरीके से जो है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर साम्यवादी
साम्यवादी विचारधारा के अंदर एक तरीके से क्या होता है कि कंट्रोल पूरा किसके हाथ में रहता है, सरकार के हाथ में कंट्रोल रहता है, ठीक है, जबकि पूंजीपति अर्थव्यवस्था में कंट्रोल जो है वो लोगों के हाथ में रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये दोनों ही महाशक्तियां जो है कोशिश कर रही थी कि विश्व लेवल पे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके खेमों में अन्य अन्य कंट्रियां शामिल होती जाएं, जो भी नए नए देश स्वतंत्र हो रहे हैं वो जो है अमेरिका के अंदर शामिल हो या फिर जो है वो सोवियत संघ के अंदर शामिल हो। तो ये एक तरीके से जो था ये दोनों ही महाशक्तियों के हितों में टकराव की स्थिति थी। चौथा है सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार शक्ति के संदर्भ में दोनों महाशक्तियों में टकराव। देखो सुरक्षा परिषद क्या है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था सोवियत संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ बताया था मैंने आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है मुख्य 6 अंग है बेटे, 6 अंग में से सुरक्षा परिषद है सबसे महत्वपूर्ण अंग हम जिसको कहते हैं। उस में जो है टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 जो हैं स्थायी मेंबर हैं और 10 अस्थायी मेंबर हैं। तो जो 5 स्थायी मेंबर है बेटा उनको जो है वीटो पावर यानी कि निषेधाधिकार की शक्ति मिली हुई है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा डिसीजन होता है जिस पर जो है विश्व के सभी देशों ने, जैसे कि यूएनओ के टोटल 193 मेंबर्स है, अगर 193 मेंबर्स ने भी यस कर दी है, लेकिन अगर एक कंट्री ने भी नो कर दी है उन 5 कंट्रीज में से जो स्थायी सदस्य हैं, ठीक है, तो वो जो निर्णय है वो लागू नहीं होगा। तो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, चाइना और अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और जो है चाइना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये कंट्रीज ऐसे हैं जिनके पास जो है निषेधाधिकार की शक्ति जिनको मिली हुई है। अगर वो उस निषेधाधिकार की शक्ति उनके पास जो है वो उसका दुरुपयोग मैक्सिमम टाइम करते रहते हैं अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए। तो ये भी एक जो है शीत युद्ध का कारण है। मान लीजिए बिना वजह ही जो है आप अपनी इस प्रकार की शक्ति का प्रयोग करके और बार बार जो है दूसरे राष्ट्र को जो है गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो है कहीं ना कहीं कभी ना कभी परेशान हो गए दूसरा कंट्री भी इस तरीके की बातें करने लगेगा और ये जो है आपस में मनमुटाव की स्थिति बढ़ेगी और ये शीत युद्ध का कारण बन जाएगा। 5th है दोनों महाशक्तियों का विस्तारवादी दृष्टिकोण के दोनों ही महाशक्तियां जो है दोनों ही एक्सपेंशन चाहती थी अपने बॉर्डर्स का, ठीक है। दोनों ही ये चाहती थी कि जो उनका जो विचार है, उनकी जो व्यवस्था है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज जो है उसको अपनाएं और इसलिए जो वो है साम दाम दंड भेद हर तरीके से जो भी कंट्रीज थी, चाहे वो टर्की थी, यूनान था, ईरान था, जो भी कंट्रीज थी उनको जो है कोशिश किया जा रहा था कि वो साम्यवादी खेमे के अंदर आ जाएं। उधर से अमेरिका कोशिश कर रहा था कि ये जो है सोवियत संघ के अंदर न जाकर के अमेरिका के अंदर आ जाए। तो इस तरीके की कोशिशें जो है दोनों ही कंट्रीज के द्वारा की जा रही थी। तो दोनों महाशक्तियों का विस्तारवादी दृष्टिकोण बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा, ठीक है। तो हम जो है इस टॉपिक को यहाँ पे मैं जो है इसको आपको बता दूं, ये टॉपिक ये यहाँ पर ये जो रीजंस हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करने हैं। इसके बाद इन सबको आप जो है अच्छे से रीड कर लेंगे, ठीक है। अगर किसी भी टॉपिक में कोई भी जो है अगर किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय।